हेलो बच्चों, मैं दशरथ चौधरी, डीआरएच सर, केमिस्ट्री फैकल्टी रेजिडेंस जयपुर। आज हम लोग आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं नीट 2025 के पेपर के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पेपर हो चुका है और काफ़ी सारे बच्चों की ये बातचीत हो रही है कि पेपर टफ आया है। बहुत सारे लोग भी ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम जा सकती है। तो इसी रिगार्डिंग कुछ गलतफहमियां, कुछ शंकाएं जो भी हैं वो हम लोग दूर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीएससी सर से जानते हैं। डीएससी सर पिछले 20 साल से रेजोनेंस में आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि पेपर वास्तविकता में कैसा था। पेपर ठीक था मतलब, और टफ होना ही चाहिए था। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंपटीशन एग्जाम में पेपर टफ होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पेपर टफ होने से तो ये फ़ायदा होता है कि अच्छे बच्चे और नहीं पढ़ने वाले और पढ़ने वाले बच्चों में हम कैसे डिफरेंस करेंगे। तो अच्छा पेपर आता है तो नो डाउट मार्क्स कम आते हैं, लेकिन उसकी रैंक को कोई नहीं हिलाने वाला है। तो रैंक पे फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों पेशेंस रखो। टफ था तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे, लेकिन तुम्हारी रैंक कम नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना है। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं सबको एक ही सिंपल सा सवाल पूछ लूं तो सबके बराबर नंबर आ जाएंगे। मान लो 10 बच्चों से मैंने पूछ लिया 1+1 क्या होता है, सभी ने बोल दिया 2 होता है, तो सबके सेम नंबर आ गए। तो क्या सब बराबर हो गए? क्या सबकी फर्स्ट रैंक आ गई? क्या सही बात। यही तो हो रहा था पहले। 720 में से 720 आ गए, 20 लोगों के 720 आ गए। भैया एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम ले रहे हो आप, लगभग 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं इसमें, तो पेपर तो ढंग का बनाना ही पड़ेगा, जिससे ये क्लियर कट मैसेज जाए बच्चों में भी कि भाई इस लेवल तक हमें तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। इवन 720 पे भी एम्स नहीं मिला था शायद। पिछली बार 720 पे भी एम्स नहीं मिल रहा था। क्यों? नहीं मिला था। पेपर ही आपने ऐसा बना दिया, वही 1+1=2 वाला। तो पेपर टफ होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सभी बच्चे पेशेंस रखें, और पेरेंट्स भी पेशेंस रखें। पेरेंट्स को भी लग रहा है कि मेरे बच्चे के तो मार्क्स कम आए हैं, तो पता नहीं अब क्या ही होगा। तो कट ऑफ का क्या आइडिया है, मतलब आपके हिसाब से थोड़ा सा कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा बच्चों को कि हमारे इतने नंबर आ गए तो हमारा काम हो जाएगा। इस बार कट ऑफ जो है वो 550 के आसपास जाने की उम्मीद है। तो जो बच्चे 600 620 स्कोर कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होने की संभावना इस बार है, जो कि पिछली बार नहीं थी। पिछली बार कट ऑफ 680 के करीब गई थी, तो 650 मार्क्स लाने वाले बच्चे की भी सिलेक्शन नहीं हो रही थी। इवन 720 मार्क्स लाने वाले को भी एम्स नहीं मिल रहा था। ये तो मतलब अच्छी गलत बात। बात, हाँ, मतलब ये तो गलत बात थी ना कि बच्चा इतना नंबर लिया है फिर भी उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है। बिल्कुल गलत था ये। क्योंकि ये पेपर क्या था, बिल्कुल इजी बना रहे थे। हाँ, इजी बना रहे थे तो उससे क्या फायदा थोड़ी हो रहा है बच्चे को। पेरेंट्स को ऐसे लग रहा है कि मेरे बच्चे कितने नंबर आ गए, लेकिन नंबर लाना टारगेट नहीं है, एमबीबीएस में जाना टारगेट जाना है। टारगेट। तो पिछली बार भी नंबर सबके अच्छे आए थे, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो बच्चा और डिप्रेशन में जा रहा था। ये डिप्रेशन को कम करने के लिए मार्क्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उससे बच्चा का कोई फायदा नहीं हो रहा, उसका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। जबकि इस बार इन्होंने पेपर ठीक बनाया है, कट ऑफ ठीक जाएगी। जो बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए उनका सिलेक्शन होगा, और जिनका नहीं होना चाहिए उनका नहीं वो तो होगा। कैसा भी पेपर बना दो उनका तो नहीं होगा। नहीं होगा। तो एनटीए को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। फ्यूचर में इसी तरह के पेपर होने चाहिए। इवन और भी टफ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्क्स कम हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। भाई कम मार्क्स में भी, जैसे फर्स्ट रैंक पहले 720 में आ रही थी, अब अगर 700 में हो सकता है 500 में भी फर्स्ट रैंक आ जाए। फर्स्ट रैंक तो अभी भी आएगी ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है उस बात से। उसे ऐसे ढोल तो नहीं पिटेंगे कि ये इतने नंबर आ गए, फलाने के इतने नंबर आ गए, और मिल कुछ भी नहीं रहा उसको, है ना। तो ये वाली बात कुल थी। मिला के पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था और मतलब थोड़ा सा मतलब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज देखूं तो फिजिक्स का थोड़ा सा टफ इसलिए बोल सकते हैं अपन कि टाइम बाउंडेशन था। टाइम बाउंडेशन था, अगर लेंदी था अपन थोड़ा पेपर। थोड़ा लेंदी बोल सकते हैं अपन, अगर थोड़ा टाइम मिल जाए बच्चे को तो कुछ भी नहीं है, मतलब आसानी बोलेंगे अपन, जैसे आराम से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। केमिस्ट्री की बात करें, 45 क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन वेरी इजी हैं। नोट्स में जो नोट्स में से है पूरा, जो बच्चा रेगुलर स्टडी कर रहा है, ऑफलाइन जा रहा है, वो 101% 45 में से 40 क्वेश्चन बना देगा, वो भी आपने सर, विद इन टाइम। आपने अभी एक बात करी ऑफलाइन की, तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में मेन अंतर किस बात का देखिए है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ऑनलाइन में सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है, कंटेंट नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उस कंटेंट के साथ साथ जो दूसरा कंटेंट होता है जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, वो उससे कई गुना ज्यादा है।
उसको कैसे बचाओगे आप? बच्चे को तो मिल गया बहाना, ला दीजिए फ़ोन, लाओ लैपटॉप ला दो, ऑनलाइन क्लासेज। पेरेंट्स अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। तो मोबाइल देने का मतलब है अपने बच्चों के पैरों पे और खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल से दूर रखना है। जब तक उसे कॉलेज नहीं मिल जाए ना, तब तक उसके पास स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर वाकई उसे सेलेक्ट होना है तो ऑफलाइन कोचिंग, और अगर वो 2-3 साल से पढ़ा हुआ है, उसके पास नोट्स हैं, तो वो सेल्फ स्टडी करे। लेकिन सेल्फ स्टडी में भी देखिए, ये कोई 1-2 दिन का गेम तो है नहीं। कंसिस्टेंसी चाहिए हाँ, होती है। इसमें कंटिन्यूटी चाहिए होती है। ऐसे नहीं है कि यार हमारा बच्चे ने इस कोचिंग में एडमिशन ले लिया, बस हमारा बच्चा तो डॉक्टर बन गया। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है पेरेंट्स की, कि आपने कोचिंग में दाखिला करा दिया तो आप समझ रहे हो एमबीबीएस की कॉलेज में दाखिला करवा दिया कि सब कुछ हो गया हमारा। तो सब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अब स्टार्ट हुआ है। तो अपने बच्चे का एक तो पोटेंशियल पहचाने। लेकिन अब हर पेरेंट पोटेंशियल नहीं पहचान सकता है, वो जानता ही नहीं है। हमारे भाई बच्चे को तो जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि नीट के लिए कितना पोटेंशियल होना चाहिए, मतलब बच्चे के अंदर। तो वो नहीं जानता है, तो कोई बात नहीं, एक बार बच्चे को तैयारी कराओ। तैयारी करवाने से आपको आइडिया लग जाएगा। अब मान लो आपने एक बार तैयारी करवाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप जबरदस्ती मत करो उससे। और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो दूसरे ऑप्शंस पे विचार करना चाहिए। उसे जबरदस्ती 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, भाई चौथे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो पेरेंट्स हो गए, और पेरेंट्स से ज्यादा उनके रिश्तेदार हो गए, उनका प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा हो जाता है। सबसे तो रिश्तेदारों बच्चे का के pressure। पोटेंशियल को पहचान के फिर उसको कंपटीशन एग्जाम में रखना चाहिए, या कोई कोचिंग में डालना चाहिए। या नहीं जानते हैं तो एक बार डाल दो, उसके बाद आप पहचान जाओगे। जबरदस्ती से दूसरे या तीसरे साल नहीं करवाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एमबीबीएस ही सब कुछ होता है। और जब हो ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे भाई? कोशिश तो अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन जब हो ही नहीं रहा है तो ऐसे थोड़ी है कि भाई उसकी गलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो जबरदस्ती अपनी इच्छा उसके ऊपर भी थोप देते हैं कि यार मैं तो डॉक्टर नहीं बना, लेकिन मेरे बच्चों को डॉक्टर बना के मानूंगा। भैया कोशिश करो, आप कोशिश करो, बनाइए, बनाने की कोशिश करो, लेकिन आप ये मत सोचो डॉक्टर ही बनना है भाई तुझे। तो ये चीज थोड़ी सी गलत हो जाती है बच्चों के साथ। तो ओवरऑल नीट के बारे में जो ज्यादातर भ्रांतियां थी वो आपने क्लियर कर दी। हाँ, मतलब ऑनलाइन सबसे और बड़ी ऑफलाइन भ्रांति तो यही थी, टफ था, ये था। पेपर जेई एडवांस से भी टफ आ गया। तो भैया जेई एडवांस का पेपर देखो पहले, तब पता चलेगा जेई एडवांस का पेपर क्या होता है। एडवांस पेपर बहुत भाई टफ इनके जो पैटर्न है उसी में रात दिन का डिफरेंस है। ये डिटेल के लिए आप रेजोनेंस जयपुर में आ सकते हैं, तो वहाँ आपको किसी भी प्रकार की काउंसलिंग से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड कोई भी और इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, तो आप रेजोनेंस जयपुर टोंक रोड सेंटर पे आ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, क्या सर? चलो, ओके, गुड बाय।